नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल और इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों, टोटल आप इसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही डिटेल्स में हम बताने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसएससी, एलडीसी, एसएससी सीजीएल, चाहे डिफेंस की जितने भी परीक्षाएं हैं, सब में लगभग भारत के गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर देखिए लिखा है, 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था। बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे जीवी जोशी हो जाएगा। 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर जीवी जोशी गए थे। जहाँ पे बात आया है जीवी जोशी, तो जीवी जोशी का जो पूरा नाम था वो गणेश वासुदेव जोशी था, जो विक्टोरिया के हॉल में, विक्टोरिया हॉल कहाँ है, कलकत्ता में, संपन्न 1877 ईस्वी के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर, कि बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, किसने लागू किया था। तो बंगाल में राजस्व जो लागू हुआ था, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त जो लागू हुआ था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1970 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की और घोषणा की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान किया जाएगा। डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 22 मार्च 1793 ईस्वी को 10 वर्षीय प्रबंध अस्थायी कर दिया गया और भू राजस्व की यही व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त यानी कि अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो भारत में राजस्व के एकत्र करने की जो अस्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो अभी आपने देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, जिसे क्या बोला जाता है, इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे 1790 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था और 10 वर्षीय लगान व्यवस्था को इसमें जो सो नियम बनाया गया था, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को 10 वर्षीय प्रबंध अस्थायी कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसियों में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन में रैयतवाड़ी प्रणाली का शुरू करने वाला जो व्यक्ति थे वो थे थॉमस मुनरो। कौन थे, थॉमस मुनरो के द्वारा जो मद्रास में 1820 से 1827 तक गवर्नर रहे थे, उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग यानी कि 1/3 भाग भूमि कर का आधार मानकर रैयतवाड़ी पद्धति को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। मुनरो की भूमि की व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक चलती रही। जितने भी कृषि होती थी उसका 1/3 हिस्सा गवर्नर जनरल को देना होता था और ये कहाँ लागू हुआ था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 1820 से 1827 ईस्वी तक था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। तो अभी आपने देखा कि किसने लागू किया था, तो सर थॉमस मुनरो ने लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था जो मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन, वारेन हेस्टिंग्स। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर, अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे की किस उद्देश्य से शुरू की थी। तो अंग्रेज ने भारत में रेलवे जो शुरू किया था वो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी।
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रथम टेलीग्राफ लाइन जो खोली गई थी वो किस वर्ष खोली गई थी? तो यहाँ पे 1853 ईस्वी में खोली गई थी। कब? 1853 ईस्वी में। इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि 1851 में प्रायोगिक तौर पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ लाइन शुरू कर दी गई थी, लेकिन 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू हुई थी। तो 1851 में कहाँ शुरू हुआ? कलकत्ता और डायमंड हार्बर, और 1853 में चालू हुआ कलकत्ता और आगरा के बीच। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? तो कहाँ के लिए राज्य अपहरण नीति नहीं लागू किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। दूसरे आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 और 1849 के बीच हुआ था, पंजाब के कंपनी साम्राज्य में विलय कर दिया गया। राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत पंजाब पर कब्जा नहीं किया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था वो क्या था? तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अध्यादेश भी नहीं था, संकल्प भी नहीं था और श्वेत पत्र भी नहीं था। आपको इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है, एक अधिनियम था जो ग्रेट ब्रिटेन के संसद द्वारा नियामक अधिनियम 1773 की कमियों में सुधार करने हेतु एवं इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट को, जो ना अध्यादेश था, ना संकल्प था और ना श्वेत पत्र था। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 का विनियामक अधिनियम के तहत किया गया था। इसमें क्या था? विनियामक अधिनियम मतलब होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। इस न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे और सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड को न्यायाधीश बनाया गया था। इतना तथ्य आपको याद रखना चाहिए। चलिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार समाप्त हो गया था? तो किसके तहत समाप्त हो गया था? तो यहाँ पे देखिए चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चीन के साथ व्यापार होता था उसके तहत यहाँ पे समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत के द्वारा की गई थी। यदि हम बात करें कि उस समय भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले और वायरलेस मिंटो थे, तो इतना तथ्य आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुरू की गई थी किस एक्ट के तहत और कब? तो यहाँ पे हम बता दें आपको, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। 1935 के सर्वप्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की थी। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी। इसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए कि द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था? तो द्वैध शासन जो लागू किया गया था 1919 इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था। आपको बता दें कि 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मोंटेग्यू के देन थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कारण 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर कि 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ पेंसिज किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो 1921 में एक चालू हुआ था नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। तो किसके द्वारा चालू किया गया था? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे ड्यूक ऑफ कैनॉट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। चलिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट जो लागू हुआ था
किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो लॉर्ड यहाँ चैम्सफोर्ड हो जाएगा इसका सही उत्तर। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रिलेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सुझावों को मार्च 1919 में लागू कर दिया गया था, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया था। 18 नंबर पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 एक्ट जो आधारित था वो साइमन कमीशन पर आधारित था। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रश्नगत विकल्पों में से साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे देखिए 1946 के वर्ष 1946 में इसकी स्थापना किया गया था कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए भारत में जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे तथा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में की गई थी। यहाँ पे देखिए अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था आपने भी देख भी लिया। तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल थे। यदि हम बात करें कि पहला गवर्नर जनरल कब बना था तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप रोज 10 बजे जीएस का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।